अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सुंदस रफ़ीक। आज कॉफ़ी विद GFS सीज़न 2 एपिसोड 2 में जो हमारे गेस्ट हैं सैयद मैसम रज़ा, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ माज़ियार मार्केटिंग। तो आज हम उनसे रियल एस्टेट की दुनिया के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ ग्रो करना है। तो ये सब सवालात हम पूछेंगे मैसम से। ओके, सो फाइनली सैयद मैसम रज़ा इज़ विद मी। अस्सलाम वालेकुम सैयद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त GFS को दिया। सुंदर साहब का, आपकी GFS की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस सेशन के लिए मुझे मदऊ किया। अच्छा, सबसे पहले मैं और हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आप रियल एस्टेट में कैसे हैं, ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएं। देखिए, रियल एस्टेट में मेरा आना ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था। बेसिकली O लेवल्स के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मेरी काफ़ी ख्वाहिश थी कोई ना कोई मैं काम शुरू करूँ, कोई कारोबार की तरफ आऊँ। मेरी कोशिश थी कि मैं मेरा ज़हन था कि कैफ़े वगैरह बनाऊँ या डिपार्टमेंटल स्टोर खोलूँ, लेकिन कुदरती तौर पे कुछ चीज़ें इस तरह की हुई कि मैं नहीं कर पाया। फिर अल्लाह पाक ने सबब बनाया, GFS भी इस्लामाबाद में आ रहा था, मैंने GFS ज्वाइन कर लिया। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि GFS मेरा दूसरा घर है। और यह है कि GFS जब मैंने ज्वाइन किया, इधर काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। कुछ अर्सा यहाँ पे काम किया। एक बंदे का मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे जिन्होंने इस पूरे अरसे मुझे सिखाया, मोइन अख्तर साहब ने। मतलब आप कह लें कि 6 महीने में जिसको आप कहते हैं रगड़ा, उन्होंने प्रॉपर हमें रगड़ा दिया। एक छोटी से छोटी बात हमें सीखने को मिली यहाँ पे। उस टाइम तो काफ़ी सारी चीज़ें बुरी भी लगती थी, आपको तो याद होगा, आप भी बल्कि हमारे बैच का हिस्सा थे, हमारे एक्स कोलीग रह चुके हैं जी। तो यह है कि वो टाइम बहुत अच्छा था। उस टाइम में शायद उस कुछ अरसे में हमने इतना कुछ सीख लिया कि कई लोगों को कई साल लग जाते हैं वो सारी चीज़ें सीखने में। GFS में काम करने के बाद जब मुझे फील हुआ कि अब सीख लिया है, और अपने दोस्तों से, अपने बड़ों से मशवरा करने के बाद मैंने ये प्लान किया कि मैं अपनी कंपनी शुरू करता हूँ। मैंने फिर माज़ियार मार्केटिंग का आगाज़ किया और बस फिर आपके सामने कुछ अरसे से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा मैसम, हमें ये बताएं कि जो आपके इनिशियल कैरियर में जो मसाइल दरपेश आए उनको आपने कैसे हैंडल किया, कैसे कैरी किया, कैसे लेके चल रहे हैं अब तक? असल में सुंदर, रियल एस्टेट में एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे लिए था वो ये था ट्रस्ट एफिशिएंसी। अच्छा। क्योंकि मार्केट में आम तौर पे हम अपने घरों में भी ये सुनते हैं कि अक्सर हर घर की एक स्टोरी है, उनका रियल एस्टेट के साथ एक्सपीरियंस सही नहीं गुजरा, कहीं ना कहीं उनके साथ फ्रॉड होता है। तो लोगों का ट्रस्ट गेन करना मेरे लिए बड़ा इनिशियली मसला था। हम मार्केट में थे भी नहीं, तो उसका हमने ये किया, सबसे पहले तो हमने अपनी सर्विसेज जो है वो बहुत फास्ट कर दी। कैसे? मतलब अगर कोई भी क्लाइंट हमें किसी भी चीज़ के लिए, चाहे हमें इंस्टॉलमेंट की पेमेंट्स आती हैं या बुकिंग की, बजाय इसके हम उसको 4-5 दिन डिले करें। हमारी कंपनी की USP भी है और सबसे पहले कोशिश भी होती है कि विद इन सेम डे हम उसका काम कराएं। चाहे बुकिंग है हम उसको वो करवा देंगे, उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी पे। जी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे। दूसरा ये था कि हमने पहले दिन से अपने क्लाइंट्स के साथ सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखी हैं। मतलब उनको कोई सुहाने ख्वाब नहीं दिखाया कि आज आप प्लॉट ले रहे हैं और कल आप आएंगे घर बना होगा और आपके बच्चे पार्क में भाग रहे होंगे, या ये जगह 4 साल का पेमेंट प्लान है तो आपको फौरन मिल जाएगी। हमने अब हमेशा अपने क्लाइंट से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की, जो सोसाइटी की तरफ से हमें बताया जाता है कि 4 साल का प्रोजेक्ट है। बल्कि हम अक्सर अपने क्लाइंट को बताते हैं कि अगर 4 साल का प्रोजेक्ट है तो सोसाइटी को आबाद होते होते 6 से 7 साल भी लग सकते हैं। बिल्कुल, आप सच बोलते हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो इन दोनों चीज़ों को हमने, जो ट्रस्ट एफिशिएंसी थी, उनको हमने कोशिश की इन चीज़ों से कैटर करने की। ओके, तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं कि इन्वेस्टमेंट करते हुए किन फैक्टर्स को मद्देनजर रखना चाहिए? सुंदर से अगर हम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सबसे जो पहला फैक्टर हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आ रहा है, कौन सा ग्रुप उसको लेके आ रहा है। ग्रुप का बैकग्राउंड हमें देखना चाहिए कि मार्केट में उसकी रेपुटेशन कैसी है, इससे पहले कितने प्रोजेक्ट्स वो डिलीवर कर चुके हैं। दूसरा, मेरे नज़दीक लोकेशन काफ़ी मैटर करती है। हमें लोकेशन देखनी चाहिए कि किस जगह पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है, आया वो शहर के करीब है, एयरपोर्ट के करीब है, प्राइम लोकेशन होनी चाहिए। तीसरा, जो वो अमेनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या सहूलियात आपको दे रहे हैं उस प्रोजेक्ट में। इसके अलावा ये NOC आपको देखना चाहिए कि NOC आया, प्रोजेक्ट NOC अप्रूव्ड है, लीगल मामलात इनके हल हैं या नहीं है। ओवरऑल मतलब पास्ट प्रोजेक्ट्स देखने चाहिए कि कहाँ कहाँ डिलीवर किया। अच्छा, काफ़ी लोग इस चीज़ पे कंपैरिजन करते हैं कि बैंक में पैसे रखना ज़्यादा मुनासिब है या प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मेरे नज़दीक तो मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर आप बैंक में पैसे रखते हैं, बैंक आपको सालाना 1 करोड़ रुपए के पीछे 20 लाख रुपए का प्रॉफिट देता है। ठीक है। अगर आप 10 साल के लिए बैंक में पैसे रखते हैं तो 1 करोड़ रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट, वो 10 साल बाद भी 1 करोड़ रहेगा, और 10 साल में आप बैंक से 20 लाख रुपए सालाना लेंगे तो 2 करोड़ रुपये आपको ये मिलेगा। इसके मतलब मद्दे मुकाबिल अगर आप किसी प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं, आज आप कोई प्लॉट 1 करोड़ रुपए का लेते हैं,
10 साल बाद वो कई गुना जो बैंक का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI है उसे कई गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। अगर आप बैंक में पैसे रखते हैं तो आपके पैसों की वैल्यू भी डिवैल्यू हो रही है, आपकी बाइंग पावर भी कम हो रही है। 1 करोड़ तो आपका वही है, लेकिन जो 1 करोड़ की वैल्यू आज है, आज से 2 साल बाद उसकी वो वैल्यू नहीं होगी, बाइंग पावर क्योंकि कम होती जा रही है, हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है। ऐसा ही है, बिल्कुल। इसके अलावा जो आपका प्रॉफिट है वो भी आप कहें कि साल का 20 लाख रुपए खा रहे हैं, अगर हम इसको लमसम हिसाब करें तो आपको प्लॉट में आपको इससे कई गुना ज़्यादा फायदा है। मतलब इस्लामाबाद में लोगों ने आज से 10-12 साल पहले जो चंद लाखों में प्लॉट लिए थे, आज कई करोड़ों में है। ऐसा ही है, बिल्कुल। मतलब बैंक से ज़्यादा प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद है। ठीक है। अच्छा मैसम, इसके बारे में बताएं कि रियल एस्टेट की डाउन होने की क्या वजूहत हैं? देखिए, रियल एस्टेट के डाउन होने में काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो हमारे मुल्क की जो करंट सूरत हाल है, मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, इसकी वजह से पिछले कुछ अरसे में हमारे रियल एस्टेट के हालात काफ़ी डाउन है। दूसरा यह है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो आए रोज़ ये गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है रियल एस्टेट के ऊपर, मतलब जिस तरह आप कहते हैं गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो यह है कि ये इसकी वजह से रियल एस्टेट को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब काफ़ी सारे लोग कतराते हैं रियल एस्टेट में प्लॉट लेते हुए सेल परचेज के अंदर। तीसरा फैक्टर जो इसका है वो फैक्टर यह है कि एक मुहावरा है कि जब तक लालची जिंदा है तो नौसरबाज का कारोबार ख़त्म नहीं होता। हमारे जो एंड यूजर्स या इन्वेस्टर्स हैं, बाज़ औक़ात वो जो आजकल सूदी निज़ाम शुरू हुआ है कि ना ज़मीन होती है, ना ऊपर आप कहें कि उसके फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स बने होते हैं, लेकिन लोग ये बोलते हैं कि आप 1 करोड़ पे तो हम आपको महाना इतने लाख रुपए रेंट देंगे, वो हवा के अंदर होता है। तो वो ये है कि अपने रेंट के लालच के अंदर वो पैसे तो दे देते हैं, 1-2 महीने रेंट लेके लोग भाग जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में ट्रस्ट डेफिशिएंसी पैदा हो जाती है और लोग इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। जी, और क्योंकि डाउनफॉल वैसे ही आ रहा है इन चीज़ों की वजह से। इसमें एक और फैक्टर भी है, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि अगर किसी भी क्लाइंट ने अगर आपसे प्लॉट लिया मिसाल के तौर पे, एक प्लॉट की डाउन पेमेंट है 1 लाख रुपया। अब एक प्रॉपर कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है, जिसका ऑफिस एग्जिस्ट करता है, जिसका स्टाफ है, मार्केट में उसका नाम है, वो बंदा उसके पास आता है, बोलता है कि यार मुझे प्लॉट चाहिए, 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, कंपनी उसको बताती है। वो कहीं फेसबुक से कोई बंदा या किसी प्लेटफॉर्म से ढूंढता है, वो कहता है मैं आपको 80,000 में कर दूंगा। अब वो बंदा जो एंड यूजर है वो 20,000 की लालच में अपना 80,000 भी गवा देता है, वो जो दूसरी पार्टी होती है उनके पैसे लेके भाग जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट में काफ़ी सारा डाउनफॉल आ गया। अच्छा, ये बताएं कि जो इस टाइम हमारे इन्वेस्टर्स हैं, एंड यूजर्स हैं, जो ओवरसीज हमारी क्लाइंटेज हैं, क्या उनको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? सुंदर, ये गोल्डन पीरियड है किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि मिसाल के तौर पे एक सोसाइटी है जो कि डेवलप्ड है, उसमें प्लॉट कब्जे वाले प्लॉट हैं, उस प्लॉट की कीमत थी 1 करोड़ रुपया। ठीक है। आज वो प्लॉट मार्केट में पैनिक की वजह से, रियल एस्टेट की डाउनफॉल की वजह से वो 70-75 लाख रुपए का हो गया। इसका मतलब है कि 25% डिक्रीज हुआ है प्लॉट। तो ये सुनहरी मौका है, जो भी इन्वेस्टर्स या कोई भी अगर प्लॉट लेना चाहता है या किसी रियल एस्टेट की शोबे में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट डाउन है, इस वजह से ना मार्केट डाउन है। तो ये है कि अगर इस टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं, जिस टाइम भी मार्केट उठती, साल बाद उठती है, 1.5 साल बाद भी उठती है, तो इन हजरात को जो इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे कभी भी खसारा नहीं होगा, बल्कि जब भी बूम आएगा तो इनको कई गुना ज़्यादा मुनाफे में आएंगे। ऐसा ही है। अच्छा, काफ़ी सारे जो लोग हैं हमारे एंड यूजर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, उनका ये शिकवा होता है कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको नुकसान हो जाता है ना, तो इसके बारे में बताएं कि ये लोग नुकसान क्यों उठाते हैं, क्या वजूहत है इसकी? जिस तरह पहले मैंने आपको बताया है कि किन फैक्टर्स को मद्देनजर रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, सबसे पहले तो यह है कि लोग उन चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखते। दूसरा यह है कि कुछ इस ऐसे प्रोजेक्ट्स में लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आजकल तरीकाकार यह है कि लोग इस तरह की रेट्स, अट्रैक्टिव रेट्स निकालते हैं। मिसाल के तौर पे 6 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट, वो भी किस्तों में, जो कि इस इस्लामाबाद की आप कहें कि गिरदुनवा में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो लोग अट्रैक्ट होते हैं। वो टोटल ऑल इन ऑल फ्रॉड होता है ना उनके साथ। लोग वो 6 लाख रुपए का प्लॉट सुन के वो अट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद वो चंद पैसे जमा कराते हैं और अगली पार्टी पैसे लेके फरार हो जाती है। बैकग्राउंड नहीं देखते, बैकग्राउंड, ये जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए ये चीजें वो लोग नहीं देखते ना, तो इस वजह से ये है कि काफी सारे लोग नुकसान उठाते हैं। तो हमारे व्यूअर्स को बैकग्राउंड कंपनी की देखनी चाहिए, कंपनी का बैकग्राउंड देखना चाहिए, लोकेशन देखनी चाहिए, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। अच्छा मैसम, ये हमें बताएं कि काफ़ी सारे लोगों का ये इशू होता है कि वो माहाना बचत नहीं कर सकते, अपने डेली के अखराजात को पूरा नहीं कर सकते, तो वो रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्टमेंट करें? तो आप उन एवरेज इनकम वालों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखें सुंदर, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन है। बचत क्यों नहीं की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती है। कोई भी क्लास हो, कोई भी फैमिली हो, जो भी इंसान महाना जिनकी आमदन होती है, महीने में 2 से 3 दफ़ा बाहर खाना तो खाने जाते हैं। और आपको पता आजकल जो महंगाई है,
एक दफ़ा भी अगर आप खाना खाने जाएं तो 5,000 का बिल बनता है, आराम से बनता है। तो अगर महीने में 15,000 का खाना खा रहे हैं, और यहाँ पे तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे पास मौजूद हैं कि महाना 8,000 9,000 रुपये एक साथ के ऊपर भी प्लॉट मिल जाते हैं 4 साढ़े 4 मरला के ऊपर। तो अगर आप करना चाहें तो या आपके बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर के लिए, आप अगर महाना अपना 2 दफ़ा खाना कम करते हैं तो आप एक प्लॉट ले सकते हैं। इसी तरह को फनी मिसाल भी बनी हुई है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, तो दिन की अगर कोई एक डब्बी पीता है, महीने की 30 डब्बियाँ आप कहेंगे सिगरेट की होगी ना, 15,000 रुपये सिगरेट के भी हैं। तो अगर आप थोड़ा बेहतर प्लॉट लेना चाहें, कोई 5 की जगह कोई 6-7 मरले का, अपनी हेल्थ तो को भी देखें साथ। हेल्थ को भी देखें साथ, तो यह है कि सिगरेट भी आप ख़त्म कर दें और साथ खाना भी थोड़ा कम करें। मतलब अपने जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, सादा लफ्ज़ों में अगर हम सीरियस बात करें तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आप अपने कम करें। तो यहाँ पे तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो 8,000 9,000 10,000, अगर हम GFS की बात ही करें तो 11,500 रुपया महाना किस्त है 5 मरले के प्लॉट की। मतलब तो जो भी नॉर्मल एवरेज इनकम वाला है वो अपनी महाना सैलरी में से कुछ बचत करे तो वो प्लॉट ले सकता है। बिल्कुल प्लॉट ले सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा मैसम, जाते जाते आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई अच्छा सा मैसेज हमारी आजकल की जनरेशन, यंग जनरेशन के लिए आप क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल सुंदस, क्योंकि बात यह है कि इस टाइम हमारे मुल्क में 29 to 30% यूथ है, और ये तकरीबन अगर आप हिसाब लगाएं तो 7-8 करोड़ लोग बनते हैं। तो मेरा तो एक नज़रिया यह है कि हमारे मुल्क में एक सिस्टम है कि हम कोई भी लड़का होता है, लड़की होती है, पहले हम उनको बताते हैं कि आपने मैट्रिक करना है, फिर मैट्रिक के बाद आपने FA करना है। हमारे माँ बाप माशाल्लाह FA के बाद बैचलर्स करवाते हैं, मास्टर्स करवाते हैं। जब तक एक बंदा मास्टर्स करता है 26-27 साल की उम्र में, उसकी विल पावर भी ख़त्म हो चुकी होती है। और आपको पता है दुनिया में कितना कंपटीशन का दौर है आजकल। तो मेरा गुजारिश ये होती है, अक्सर हम आपस में बैठते हैं कि कोई भी जो भी यूथ है, आपको चाहिए कि आप अपने OA लेवल्स या मैट्रिक FSC के बाद साथ साथ आप साइड हसल शुरू करें। किसी भी शोबे में आप जाएं, साइड हसल ताकि आपको एक तो इंसान को कदर भी होनी चाहिए, पैसा कमाया कैसे जा रहा है ना। आज तक तो हमारे यहाँ जो हमारा कल्चर है उसमें यह है कि 26-27 साल तक माँ बाप बैठ के खिलाते हैं और साथ आपको BA MA करवाते हैं। जब तक वो हो जाता है, लोग इतने आगे निकल चुके होते हैं मार्केट में, और इंसान की विल पावर भी ख़त्म हो जाती है, और इसलिए फिर हम लोगों के काफ़ी सारे क्राइम में भी लोग चले जाते हैं। तो यह है कि साइड हसल साथ साथ शुरू करनी चाहिए। आप मैट्रिक में FSC में अपने लेवल पे, गली में, मोहल्ले में, ऑनलाइन कोई भी आप काम कर सकते हैं। तो आपको कोई ना कोई साथ साथ काम करना चाहिए, ताकि जब तक आप अपना बैचलर्स या मास्टर्स करें तो एक सर्टन, आप जिसको कहते हैं कि धक्के खा चुके हो, एक मार्केट में आप अपना करियर प्रॉपर तरीके से आप शुरू कर लें। अच्छा मैसम, तो आज हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, यकीनन हमारे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन थी आज की। रियल एस्टेट के बारे में आपने हमें काफ़ी फैक्ट्स बताए, और आपकी टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने GFS को टाइम दिया। इस सुंदर साहब का और GFS का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज मुझे इन्वाइट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है हमारी। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तो ये थे मैसम रज़ा नकवी, जिनसे हमने आज रियल एस्टेट के बारे में काफ़ी अच्छी मालूमात हासिल की, जिनके साथ काफ़ी हमारी इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन रही, जिन्होंने हमारे व्यूवर्स तक अपने मैसेजेस पहुंचाए। होप सो कि हमारे व्यूवर्स जो हैं, जो हमें देखते हैं, उनको जितने भी र्यूमर्स थे, उनके जहन में जितने भी सवालात थे, वो क्लियर हो गए होंगे। और मैं मज़ीद अपने व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं और आप चाहते हैं कि हम आपको उसका जवाब दें या हम अपने गेस्ट से पूछें, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ आपकी होस्ट सुंदस रफ़ीक। अल्लाह हाफ़िज़।